डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन 4 कोर सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ यहाँ आरटी अकेडमी पर। क्लास 11 चल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का सेकंड लेक्चर है, हम इलास्टिसिटी कर रहे हैं, यानी सॉलिड मटेरियल्स की बातें करेंगे, उनके इलास्टिक बिहेवियर की बातें करेंगे। आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आज का कोर टॉपिक है और यहीं से हम काम को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहली कहानी, एक चीज है, हुक्स लॉ से पहले थोड़ी सी बात बता देता हूं। एक चीज है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है समझना। जैसे तुमने कोई स्ट्रेन डेवलप किया किसी सॉलिड मटेरियल में, स्ट्रेन का मतलब जो है वो डिफॉर्मेशन से। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल जो हम लोग के पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसी एग्जांपल से लेकर काम कर रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल टाइप का स्ट्रेन का एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं। ये कलर चेंज करके एलोंगेशन दिखा देता हूं बेटा आपको। ये एलोंगेशन की बातें हो गई। अब देखें, ये आपने डेल्टा एल डेवलप किया और ये आपने लेंथ ओरिजिनल थी, और फिर आपने कहा कि कोई ना कोई स्ट्रेन आपने डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेवलप किया। ये स्ट्रेन ये बता रहा है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया। आप इस डिफॉर्मेशन को क्रिएट करिए, एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज कर दीजिए, ये बॉडी रिस्टोर हो जाएगी, कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगी। आप इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन करिए, ये बॉडी रिफॉर्म होगी, हो सकता है कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाए, और आप इस बॉडी को और ज्यादा डिफॉर्म करिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई एक सर्टेन डिफॉर्मेशन से ज्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट करने पर ये बॉडी कंप्लीटली रिफॉर्म ना हो पाए, हो सकता है यहीं तक रिफॉर्म हो पाए और ये हिस्सा परमानेंट डिफॉर्म हो जाए। मतलब जो स्ट्रेन आप लाए, जो डिफॉर्मेशन आपने क्रिएट किया, उसकी वैल्यू अगर आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो बॉडी कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं हो पाएगी। यानी कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती, वो किसी ना किसी स्ट्रेन की वैल्यू के लिए अपने आप को परमानेंटली डिफॉर्म होने के लिए सक्षम नहीं रह जाती। लेकिन सारी बॉडीज किसी ना किसी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने डिफॉर्मेशन के बाद अपने आप को रिफॉर्म कर ही लेती। मतलब हर बॉडी का कोई ना कोई इलास्टिक लिमिट है, यानी कोई एक डिफॉर्मेशन की वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए अगर उसे डिफॉर्म किया जाए और रिलीज कर दिया जाए एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाएगी। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ स्ट्रेन फॉर विच अ बॉडी reforms completely। और अगर ये इलास्टिक बिहेवियर है, लिमिट कैसे लिखोगे, तो तुम कहोगे भैया जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है जिसके लिए बॉडी कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है, वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक है, अच्छी बात। हुक्स लॉ क्या है? ये इसी इलास्टिक लिमिट पे बातें करता है, कहता है इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी बॉडी को डिफॉर्म किया, छोड़ा, रिफॉर्म हो गई, डिफॉर्म किया, छोड़ा, रिफॉर्म हो गई। अरे वाह, यानी अब ऐसा केस करना है कि जहां पर बॉडी कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाए। सिर्फ वही तक की बातें करेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करना है। और जब ये आप एस्टैब्लिश करते हैं कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रही, तो पाया जाता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये मत समझना सिर्फ कि स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रहा है या स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ रहा है, सिर्फ इतना नहीं है, लीनियर प्रोपोर्शन है। भाई साहब की पावर 1 है और भाई साहब की भी पावर 1 है। यानी अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर इनका ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई देगा। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, यहां पे मैं स्ट्रेस मार्क कर देता हूं। सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर की बातें करेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहां पे बेटा क्या मार्क करते हैं? स्ट्रेन। जरा स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत गौर से देखना। तो तुम कह रहे हो स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन।
स्ट्रेस का संबंध स्ट्रेन से कुछ इस प्रकार से, नोट कर लीजिए। तो देखिए भैया प्लस 0 लगा दे साहब, ये तो स्लोप बन गई, ये तो मैंने y एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, स्ट्रेन को तो मैंने x एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ का डिजाइन है, ये ग्राफ। यानी इसी इक्वेशन से आपको दिखाई देगा कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आपने स्ट्रेन डबल किया तो स्ट्रेस भी डबल हो जाएगा, स्ट्रेन ट्रिपल किया तो स्ट्रेस भी ट्रिपल हो जाएगा, स्ट्रेन 4 टाइम्स किया तो स्ट्रेस भी 4 टाइम्स हो जाएगा, स्ट्रेन 10 टाइम्स किया तो स्ट्रेन 10 टाइम्स किया तो स्ट्रेस भी 10 टाइम्स हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं या बाहर हैं। ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है। और ये जो कांस्टेंट हम लिखकर आपको दे रहे हैं ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कहलाता है। चलो देखो, देखना बेटा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ये कहला रहा है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी यूनिट्स वगैरह को बहुत गौर से देख लो। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस की बातें अगर करो तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट बनेगी वो SI यूनिट अगर देखने चले जाए तो SI यूनिट तो सिंपली बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हम CGS यूनिट देखने लग जाए तो CGS यूनिट मेरे हिसाब से बननी चाहिए डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये CGS बन गई। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इस मॉडुलस को 3 तरह से हम ब्रेक करते हैं। एक को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, एक को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, एक को हम कहते हैं शियर मॉडुलस। इंपॉर्टेंट है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वाली बातें हम कर रहे थे तो वहां पे यंग्स मॉडुलस आ रहा है, जब हम बल्क स्ट्रेन बल्क स्ट्रेस की बातें कर रहे थे वहां पे बल्क मॉडुलस आएगा, जब शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन की बातें कर रहे थे तो वहां पे शियर मॉडुलस आएगा। जो लॉन्गिट्यूडनल था वहां पे यंग्स मॉडुलस आता है। आओ देखो यंग मॉडुलस कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिक बच्चा डेफिनेशन है, आसानी से आपको आ जाएगी, बस देखना पड़ेगा आपको गौर से। ये रहा आपका ओरिजिनल लेंथ का कोई मटेरियल जिसकी ये यहां से हिंज वगैरह कर दिया है, बढ़ने नहीं दे रहे इसे। इसकी ओरिजिनल लंबाई अगर आप देखें तो आप इसे L कहेंगे, और फिर इसमें कोई इलॉन्गेशन क्रिएट किया गया बाय एक्सर्टिंग सम एक्सटर्नल काइंड ऑफ फोर्स। तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से इसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। मैं आपको जानबूझ के बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे कि डिफॉर्मेशन कैसे आ रहा है। हालांकि इतना ज्यादा इलॉन्गेशन स्टील आयरन के वायर्स में पॉसिबल नहीं। ये इलॉन्गेशन मैं कहूं कि क्या इस इलॉन्गेशन के बाद किसी तरह का रीस्टोरिंग फोर्स आया होगा, तो हम कहेंगे हाँ, क्यों नहीं आया होगा रीस्टोरिंग फोर्स, तो कोई ना कोई तो रीस्टोरिंग फोर्स आया। अगर जो एक्सपेंशन हुआ, या इसका उल्टा कंप्रेशन भी मान लेते, अगर वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन व्हाटएवर जो रॉड में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनली आ रहा है, लेंथ के अलोंग आ रहा है, वो स्लो है, तो इसका मतलब ये है कि हर बार हमारी रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के लगभग बराबर है। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रेन बोलने जाऊं तो जरा स्ट्रेन की बातें कर लो। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्ट्रेन आया है डेल्टा L बाई L, और अगर मैं स्ट्रेस बोलने जाऊं तो स्ट्रेस का मतलब होगा F बाई A, और F कौन सा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स, नॉट एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर मैं यहीं से यंग मॉडुलस डिफाइन करूं तो यंग मॉडुलस का तो मतलब होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस खास बात क्या है
कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के दोनों कौन से डिजाइन के हैं? सर ये तो लॉन्गिट्यूडनल है। अगर लॉन्गिट्यूडनल टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन है तो हम यंग मॉडुलस डिफाइन करने लग जाते हैं। अब यंग मॉडुलस की कहानी क्या हो गई? y इक्वल टू स्ट्रेस कैसे लिखा गया? F रीस्टोरिंग अपॉन A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L। कोई बच्चा इसे ही कह देगा कि यंग मॉडुलस का मतलब तो F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L होगा। तो लोग कहेंगे ऐसा कैसे? अरे यार भले ही वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि लोहा एकदम से खींचेगा नहीं, इट विल एक्सपैंड वेरी स्लोली, एंड इफ the rod will expand very slowly, then the rod will be in equilibrium always at all the times while expansion. तो इसका मतलब ये हुआ कि external force और restoring forces are approximately equal to each other, hence we can replace restoring force by external force, क्योंकि जनरली external force ही आपको प्रोवाइडेड होती है। डेफिनेशन यहां से ये पुट कर सकते हैं। सॉल्व कर लें मॉडुलस को। You will find F restoring into L divided by area of the cross section times delta L। और इसी चीज को हम लिख देंगे बेटा क्या? एक्सटर्नल फोर्स into L divided by area times delta L। ये यंग मॉडुलस आ गया। यूनिट वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस से हमें कुछ खास लेन देन नहीं थी दोस्ती, नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये रहा अपना यंग मॉडुलस। दुनिया में ये मत समझिएगा कि जिसका स्ट्रेस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक या जिसका स्ट्रेन ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक। ये कहना चाहिए कि बराबर स्ट्रेन आने पर, बराबर स्ट्रेन का मतलब बराबर का इलॉन्गेशन आने पे, जो ज्यादा तेजी से खींचेगा अपने आप को, जो ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। इसका मतलब स्ट्रेस डेवलप पर यूनिट स्ट्रेन अगर ज्यादा है तो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, स्ट्रेस डेवलप पर यूनिट स्ट्रेन अगर ज्यादा है तो इलास्टिक नेचर ज्यादा है। यानी हम ये इंश्योर करेंगे कि अगर y ज्यादा है तो इलास्टिक नेचर भी ज्यादा है। यंग मॉडुलस ज्यादा तो इलास्टिक नेचर भी ज्यादा। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे इस बात को। अच्छा, यहां से कुछ सीखने को मिल सकता है, जम के सीखने को मिलेगा, कोई बुराई नहीं। आपने एक स्टेटमेंट अपने स्कूलों में सुना होगा, क्या? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बच्चों की बात बचती नहीं है। बच्चे सोचते हैं इलास्टिक तो रबर होनी चाहिए क्योंकि वो तो खिंच जाती है, रीस्टोर भी हो जाती है। नहीं, रीस्टोर हो जाना ही इलास्टिसिटी नहीं, कितने स्ट्रेन पर कितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो इलास्टिसिटी। ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करना फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कितना रीस्टोर हो रहा है बात की बात है। अच्छा, वैसे तो इलास्टिक को परफेक्ट अच्छा इलास्टिक मटेरियल रबर को नहीं बोला जाता, ये इलास्टोमर्स कहलाते हैं। आखिर में इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस बेसिक रहेंगी, वहां पे इस बात को हम करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम रबर का एग्जांपल लिखते हैं और इसके कंट्रास्ट में स्टील का एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ रबर का एग्जांपल और यहाँ पर स्टील का एग्जांपल। हमने कहा कि रबर लिया हमने कुछ अमाउंट, स्टील लिया हमने कुछ अमाउंट, जो भी अमाउंट है तो दोनों का सेम है। अमाउंट का मतलब लेंथ दोनों की सेम है, क्योंकि चीजें लॉन्गिट्यूडनल पे डिफाइंड है यंग मॉडुलस, तो मैं लॉन्गिट्यूडनल की बातें कर रहा हूं। आफ्टर इट मैंने कोई फोर्स लगाई एक्सटर्नल, और वो एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने रबर को इलॉन्गेट किया और मैंने उतना ही इलॉन्गेशन स्टील में किया। ये रबर के लिए है और ये बेटा स्टील के लिए। आप कहेंगे एल लंबाई रबर की थी, एल लंबाई स्टील की थी। बराबर बराबर क्यों ले रहे हैं? ताकि दोनों के पैरामीटर सेम हो जाए। जब दो चीजों के पैरामीटर सेम होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन आसान हो जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। कॉमन सेंस है कि ये करने के लिए आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी। ये फोर्स कितनी लगानी पड़ी आपको? अरे लॉजिकली यार, अगर कोई मटेरियल ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर सकता है तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कम रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर सकता है तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर और यहां भी कौन आ रहा है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स।
अच्छी बात ये कि रीस्टोरिंग फोर्स रबर के लिए है, रबर के लिए, और ये रीस्टोरिंग फोर्स स्टील के लिए है, और ये स्टील के लिए। एरिया भी मैंने बराबर लिया है वायर का। क्या करें, आओ देखो, कर ये रहे हैं कि हम यहां पर यंग मॉडुलस ऑफ रबर लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे होंगे बेटा स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल टाइप और स्ट्रेन वो भी लॉन्गिट्यूडनल टाइप। हालांकि मैं लॉन्गिट्यूडनल लिख नहीं रहा हूं क्योंकि डायग्राम में दिख रहा, वही काम कर रहे हैं। स्ट्रेस के लिए हम लिख रहे होंगे बेटा रीस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स, कारण वही है रबर के लिए। तो हमारे लिए जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है F एक्सटर्नल फॉर रबर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। ये यंग मॉडुलस है रबर का। सेम टू सेम यही स्टील के लिए हम डिफाइन करें तो आप कहोगे कि सर हमें क्या लिखना चाहिए, हम लिख रहे हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है गौर से देखो, हम लिखेंगे F एक्सटर्नल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इसको ऊपर ले जाओ तो तुम लिखोगे F एक्सटर्नल फॉर स्टील इंटू एल बाय डेल्टा एल इंटू ए। ये रहा हमारा यंग मॉडुलस फॉर स्टील। आप यंग मॉडुलस दोनों के देख लीजिए, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट कि हाँ मजा आ गया। आप पाएंगे कि इस यंग मॉडुलस के अंदर कुछ बातें बिल्कुल कॉमन है दोनों में, स्टील में और रबर में, वो है एल डेल्टा एल ए। इसीलिए मैंने पैरामीटर्स बराबर लिए थे कि शेप साइज और एलोंगेशन यंग मॉडुलस पे कोई इफेक्ट ना डाले। तो आपको दिखाई दिया कि जिस केस में एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लग रही है वहां पर यंग मॉडुलस भी ज्यादा था। और आपको पता है कि इलोंगेट करने के लिए स्टील को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी रबर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील भी बहुत ज्यादा हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ रबर के कंपैरिजन में। और जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक, ज्यादा मजबूत, ज्यादा इलास्टिक, और जो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक उसका यंग मॉडुलस ज्यादा ही होना चाहिए। हम पा रहे हैं कि इलास्टिक बिहेवियर स्टील का इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई साहब का यंग मॉडुलस ज्यादा है। तो हम कहेंगे दिस इज व्हाई स्टील is more elastic than स्टील ज्यादा इलास्टिक है बेटा रबर के कंपैरिजन में। और ये उसका सुंदर प्रूफ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है, जैसा मैंने लिखकर किया, डायग्राम बनाकर किया है, ऐसा आप एग्जाम में डायग्राम बनाकर करेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है, मैं किसी भी शेप का बना लेता हूं, और फिर कुछ उसको कंप्रेस कर दिया गया, और कंप्रेस करके आप पाएंगे कि आपने जो कंप्रेशन किया वो कुछ इन इलाकों में किया जहां मैं येलो येलो डॉट्स लगा दे रहा हूं। दिस पोर्शन इज नाउ कंप्रेस्ड। कैसे कंप्रेस हुआ है वो तो बताइए। तो बताने की क्या जरूरत है, बाहर से कोई फोर्स लगाई होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट गैस नाउ, मैं लिक्विड्स की बातें नहीं कर रहा हूं, या लिक्विड्स के भी कर सकते हैं, पर लिक्विड्स में इतना ज्यादा जितना शो किया जा रहा है कंप्रेशन पॉसिबल नहीं, तो छोटा ही सही लिक्विड्स के लिए पॉसिबल, मतलब बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया जा सकता है। शुरुआत के केस में कुछ V इनिशियल वॉल्यूम था, बाद के केस में कुछ V फाइनल वॉल्यूम है। अगर मैं डेल्टा V की बातें करूं तो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल है, और आपको पता है कि डेल्टा V अल्टीमेटली कैसा आने वाला है, नेगेटिव। इसको रिस्टोर करने का काम कौन करेगा, गैस करेगी। गैस बाहर की तरफ कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप करेगी, मतलब प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये इंश्योर करेगा कि ये कंप्रेशन ना हो। तुम और दबाकर इसे कंप्रेस करना चाहो तो ये गैस और कंप्रेस नहीं होना चाहती, क्योंकि जितना कंप्रेस होती जाएगी उतना अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और कंप्रेस करना उतना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि थोड़ा कंप्रेशन के बाद ये गैस अपने कंप्रेशन को अब सपोर्ट नहीं कर रही, अपोज कर रही है। अगर गैस के अंदर अपने डिफॉर्मेशन को अपोज करने की ताकत है तो हम कहेंगे इसमें भी इलास्टिक नेचर है। बल्क मॉडुलस, इफ आई से कि कितना स्ट्रेस आ रहा है, तुम कहोगे इतना दब जाने के बाद हमारे पास जो स्ट्रेस आ रहा है वो है F ऑफ गैस, रीस्टोरिंग की बातें कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एरिया। और गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया तो प्रेशर है, पर प्रेशर ना बोल के इसे डेल्टा P बोलते हैं।
सर डेल्टा पी क्यों बोल रहे, सीधा प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे? अरे जब गैस भरी हुई थी, भले ही उसे हम परेशान नहीं कर रहे थे, और ये जो पूरा कंटेनर भी था, तो भी गैस का टेम्परेचर की वजह से वॉल पर कोई तो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो सही। तो गैस का प्रेशर पहले से था। ये अपोज करने की टेंडेंसी कहां से आई? जब तुमने इसे दबाया तो फिर इसका प्रेशर बढ़ा, जितना अमाउंट से प्रेशर बढ़ा उतने अमाउंट से इसने अपोज किया, दबने नहीं दिया। तो ये इंक्रीमेंट इन प्रेशर है जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेन की बातें बताइए क्या है? तो हम कहेंगे स्ट्रेन भी सुन लो बच्चा। स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा V अपॉन V। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, एंड यू नो कि फाइनल वॉल्यूम कम, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, डेल्टा V नेगेटिव है, तो स्ट्रेन नेगेटिव ना हो जाए इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव रहे। नाउ द बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर ये तो पिछला फॉर्मूला भी था, और टाइप बदल गया, पिछली बार लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस स्ट्रेन था, इस बार बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन। स्ट्रेस की चर्चा करो कितनी है, तो तुम कहोगे डेल्टा पी। स्ट्रेन की चर्चा करो कितनी है, तो तुम कहोगे डेल्टा V बाय V, वो भी माइनस के साथ। तो फिर इसी बल्क मॉडुलस को और कैसे लिख सकते हो, तो तुम लिखोगे B इक्वल टू डेल्टा P टाइम्स V अपॉन डेल्टा V और माइनस के साथ। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। अगेन वॉल्यूम के जो रिलेशंस है वो कट जाएंगे, और प्रेशर का फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट रह जाएगी। यूनिट बच्चा वही है जो पहले थी, यूनिट वही है जो अब है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चलिए अगला देखिए बेटा, बल्क मॉडुलस। अच्छा ध्यान देना इस बात का, एक टर्म इसमें और डिफाइन किया जाएगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेसिबिलिटी है क्या? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कोई गैस कितनी आसानी से दब जाती है। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कितना अपोज कर सकती है। बल्क मॉडुलस ज्यादा तो प्रेशर का डेवलपमेंट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर बल्क मॉडुलस कम होगा तो अपोज कम कर पाएगा, ज्यादा दबा पाओगे। यानी अगर बल्क मॉडुलस गैस का कम है तो ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, और बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकती, वो अपोज ज्यादा करेगी। यानी कंप्रेसिबिलिटी जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं उसे 1/b लिख देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम कंप्रेसिबिलिटी, और क्या बता रहे हैं कि अगर बल्क मॉडुलस बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी घटेगी, और अगर बल्क मॉडुलस घटेगा तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। अपोज करने की ताकत अगर घट जाए तो लॉजिकली तुम ज्यादा दबा पाओगे गैस को। तो बस ये ऐसे ही बताना होता है। तो कहानी क्या बची हमारे पास? ये आया डेल्टा V अपॉन डेल्टा P इंटू V माइनस का। बेसिकली यही इसकी डेफिनेशन है, और फॉर्मूला तो पूछा भी नहीं जाता। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 अपॉन बीटा होता है, इतना ध्यान रखना है। शियर मॉडुलस क्या है? शियर मॉडुलस पे थोड़ी देर का लिए अब दिमाग लगा लेते हैं। देखो बच्चा, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी बातें थी और फिर एक और ऐसी बातें थी, मतलब कुल मिला के आपको क्यूबॉइड टाइप की चीजें बना लेनी चाहिए। हालांकि किसी भी तरह के शेप में संभव है, लेकिन जो सबसे आसानी से पल्ले पड़ने वाली चीज है वो क्यूबॉइड ही। फिर हम इस पे इस तरह से फोर्स लगा दिया करते थे एक्सटर्नल, और मैं इंटरनल लिखूं एक्सटर्नल लिखूं बराबर है। उसका कारण ये है कि वही बात हम मान के चल रहे थे कि सब बराबर बराबर रहता है। बराबर रहने का मतलब इक्वल इक्वल रहती है फोर्सेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव रहता है। तो आपको दिखेगा कि ये इस प्रकार से इलोंगेट हो गए, ये इस तरह से इलोंगेट हो गया। ये एंगल आया बेटा फाई, ठीक। अब इस फाई में तुम क्या देख पाओगे, देखना गौर से, तो तुम ये देख पाओगे कि ये जो इलोंगेट हुआ है x के बराबर, और ये जो लंबाई है वो l के बराबर है। फिर मैं तुमसे कहूं कि शियर स्ट्रेस कितना है, तो तुम स्ट्रेस के नाम पर बोल दोगे F/A, एक्सटर्नली लगा लो। और फिर मैं कहूं स्ट्रेन कितना है, तो तुम स्ट्रेन की जगह लिख दोगे बेटा फाई, और फाई की जगह लिख दोगे बेटा tan फाई, क्योंकि मेटल वगैरह में ये फाई बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं किया जा सकता। और tan फाई की जगह तुम सीधा सीधा x/l लिख सकते हो, लास्ट लेक्चर में तुमने देखा। तो शियर मॉडुलस का एग्जांपल क्या हो गया है, फॉर्मूला क्या बन गया, तो तुमने तुरंत कहा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एरिया इनटू फाई
यानी कि F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू tan फाई, और यानी कि F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाय x अपॉन l। तो shear मॉडुलस बन गया F एक्सटर्नल इंटू l डिवाइडेड बाई a इंटू x। कितना आगे खिंचकर आ गया, ड्रैग हो गया। इसकी यूनिट भी क्या बनने वाली, वही पुरानी घिसी-पिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अंतर नहीं है किसी में, तो ये पकड़ कर चलना है। आसान है, सरल है, टिकाऊ है, सस्ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। ये रहा बेटा आपका shear मॉडुलस। एक नया कॉन्सेप्ट अच्छा है, और इस पूरे चैप्टर में डेरिवेशन के नाम पे एक ही चीज है, और वो ये है जो कराने जा रहे हैं। किसी बॉडी को खींचो और खींचने में कितनी स्ट्रेच होने के बाद उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, करते उसको स्ट्रेच करने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। जो वर्क डन आप करेंगे वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो व्हाटएवर वर्क यू डू गोज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, ये सोचना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच वायर की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में विचार करिए। करते हैं भाई, चिंता मत करो, विचार भी करते हैं, सब करते हैं। आओ देखो, मानो कि आपके पास एक बढ़िया सा वायर था, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, और आप ये चाहते हो कि इस वायर की लेंथ में इतना इजाफा कर दिया जाए। देखना कैसे बोल रहा हूं मैं, कितना इजाफा कर दिया बोल रहा हूं। देखना, 3-4 डायग्राम बनाऊंगा, वो सारे के सारे कंपैरिजन के लिए होंगे। मैं चाहता हूं कि इतना इजाफा हो जाए, इतनी एक्सटेंड हो जाए लेंथ। हालांकि जितनी एक्सटेंशन में दिखा रहा हूं ये थोड़ी लिमिट से ज्यादा है, कोई लॉजिक नहीं है इतना दिखाने का, लेकिन फिर भी बड़ा करके इसलिए दिखाते हैं ताकि विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये डेल्टा है, तो ये भी बेटा डेल्टा है, वो एल, ये डेल्टा है, इतना हम चाहते हैं। ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिएगा, हम थिन रॉड थिन वायर मान रहे हैं, तो एरिया पहले ही इतना कम है कि उसके चेंज को इग्नोर कर रहे हैं। तो एक्सटेंड होने के बाद भले ही रॉड थोड़ी पतली हो जाती है, पर उसे पतला होता हुआ हम नहीं मानते, ओरिजिनल। और ये है हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल का मतलब अल्टीमेटली हम इतना खींच देना चाहते हैं। तो इसे धीमे धीमे खींचोगे, हाँ खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे वो देखना। हमने कहा यार ये रहा ऐसे, वायर को यहां तक लाए, ओरिजिनल लेंथ तक बना लिया, और इसके बाद हमने कहा कि इस वायर में सर इतना एक्सटेंशन आप क्रिएट कर दीजिए। ये लंबाई तो एल ही है, और आज की तारीख में जो एक्सटेंशन हो गया है वो एक्स है। इस एक्सटेंशन के लिए इस वक्त कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी होगी, और एक्सटर्नल फोर्स के अपोज करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स आ गई होगी। और क्योंकि तुम स्लो एक्सपेंशन कर रहे हो, वायर को बहुत स्लोली एक्सपैंड कर रहे हो, तो तुम मानकर चल रहे हो कि एक्सटर्नल और रीस्टोरिंग फोर्सेस आपस में लगभग बराबर। अब मैं ऐसे समय पर अगर कहूं कि इस वक्त डेवलप होने वाला स्ट्रेस कितना है, तो तुम स्ट्रेस के लिए कहोगे फोर्स अपॉन एरिया है। और फिर मैं कहूं कि नहीं स्ट्रेन कितना है, तो तुम कहोगे स्ट्रेन का मतलब है एक्स अपॉन एल। कहोगे डेल्टा एल अपॉन एल क्यों नहीं लिखा? अगर वो फाइनल स्ट्रेन है मेरे भाई। अभी कितना है? अभी तो एक्सटेंशन एक्स का है ना। अच्छा, अगर मैं x के बाद, तुम देखना बच्चों, इसी में छोटा सा dx, ये जरा सा dx, ये जरा सा dx, ये dx का अगर मैंने और एक्सपेंशन कर दिया x पे जाके dx, तो मैं तुमसे कहूंगी बता बेटा कितना छोटा सा वर्क डन किया, तो तुम कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स, जिसे जनरली हम f लिख रहे हैं, बार बार एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे, बड़ा बड़ा नहीं करते इसको, f इंटू dx, यही तो छोटा सा वर्क डन किया। अब ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल है।
जैसे जैसे आप खींचते जाओगे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी तो आपको भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, तो जो टोटल वर्क डन आप करेंगे वो क्या होगा? तो जो आप टोटल वर्क डन करेंगे वही तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाने वाला है इस वायर की। जवाब है हाँ। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा एफ डॉट डीएक्स। सारी चर्चा अब इस एफ की लड़ाई की बची कि यार एफ पता चल जाता क्या था, फंक्शन पता चल जाता, इंटीग्रेट कर देते, बात बन जाती। तो आओ एक्स निकालें। हम ये जानते हैं, देखना बेटा इसको पहले तो डब्बे में बंद कर लो, ये काम आने वाला है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई एनर्जी कैसे निकाली, एनर्जी निकाली वर्क डन से, वर्क डन कैसे निकाला, इंटीग्रेट करके। फोर्स नहीं पता है तो चलो फोर्स लिखते हैं। तुम जानते हो कि यंग मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तुम जानते हो कि स्ट्रेस का मतलब बन गया यहां से यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। और यंग मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, स्टील का वायर अगर लिया तो स्टील का यंग मॉडुलस तुम्हें पता है। अब इस वायर को तुम मोटा ले लो, पतला ले लो, कुछ भी ले लो, यंग मॉडुलस से। हाँ बात तो सही। स्ट्रेस का मतलब क्या है? F अपॉन A। यंग मॉडुलस है और इस वक्त का जो स्ट्रेन है वो x/L। तो यार फोर्स तो तुरंत निकल आया यहां से। हाँ सर फोर्स तो आ गया, F इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू A अपॉन L इनटू जो अभी हमारा इलॉन्गेशन है x, ये F आ गया। अब तुरंत कूद जाओ अपनी इस इक्वेशन में, जो U टोटल निकल कर आने वाली टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये स्ट्रेस्ड वायर की निकल के आएगी, वो निकल के आएगी इंटीग्रेशन ऑफ F की जगह फोर्स रख दो बेटा यहाँ पर YA अपॉन L और फिर x और सामने कौन dx। तुम जानते हो कि लेंथ ओरिजिनल जो L लिखा है वो ओरिजिनल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ नहीं है। ओरिजिनल लेंथ तो ओरिजिनल है, एक वैल्यू फिक्स हो गई, काम खत्म, कांस्टेंट। यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल वो तो कांस्टेंट है। और अब तुम कह रहे हो कि ये जो वायर है वो थिन है, पतला है, एरिया पहले ही इग्नोरेबल है, तो उसमें चेंज तो महालल्लू आया होगा, छोड़ सकते हैं उसे। y यंग मॉडुलस, एरिया एंड लेंथ ओरिजिनल ऑफ द वायर आर कांस्टेंट वैल्यूज, तो इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ x dx का होगा। अब u टोटल रहा, यहां फिर से कॉशन है। कॉशन का मतलब सावधानी, ध्यान दीजिए, यहां बच्चा गलती करेगा, x की वैल्यू को कुछ भी रख देगा, बट एक्चुअली तुमने x क्या माना है? क्या तुमने टोटल लेंथ को x माना है? तो जवाब है नहीं, टोटल को x नहीं माना, तुमने x माना है बेटा इलॉन्गेशन को। तो ये जो क्वांटिटी लिखी है x, ये एक्चुअली इलॉन्गेशन है। अगर इलॉन्गेशन है और इंटीग्रेशन इलॉन्गेशन पे हो रहा है तो लॉजिकली जो लिमिट भी चढ़ेंगी वो इलॉन्गेशन की ही चढ़ेंगी। शुरुआत में तुम्हारे पास कोई इलॉन्गेशन नहीं था और बाद में इलॉन्गेशन तुम डेल्टा एल बना रहे हो, तो जो x की लिमिट है वो 0 से डेल्टा एल तक जाने वाली। ध्यान रखिएगा ये लिमिट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चीजें सीखने की इसमें। u टोटल इक्वल टू ya अपॉन l, x की पावर बच्चा 1 है, 1 जब पावर हो x की पावर 1 तो उसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा x²/2। तो चुपचाप से लिमिट लगाइए 0 से डेल्टा l, और अब आप 0 जब लिमिट में डालेंगे तो 0 लिमिट का कोई लॉजिक नहीं है, लोअर लिमिट में खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा l ही आने वाला है। हम लिख रहे होंगे ya इनटू डेल्टा l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, 0 खत्म हो गया। ये रही आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात तो तुमने एक चीज कैलकुलेट कर ली और वो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तुम खुश भी हो गए इस बात से कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी तुमने बना ली। इस फॉर्मूले को अगले स्लाइड पे आगे देखते हैं। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी जाती, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछी जाती है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। पेपर में वही आएगी, इसी डेरिवेशन से गुजरना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला हम आगे कॉपी करते हैं, YA डेल्टा L²/2L। देखिए U टोटल बच्चा क्या लिखा हमने? U टोटल लिखा YA डेल्टा L² अपॉन 2L, ये लिखा है हमने, ठीक है, लिखा रहने देते हैं। एक काम करते हैं बच्चा, L का मल्टीप्लाई ऊपर और L का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, ये हमारी मर्जी से हो रहा है, वी आर मैनिपुलेटिंग दिस। तो हम Y और A को अलग रखते हैं, 2 को अलग रखते हैं, ऊपर वाले L को A के साथ लिख लेते हैं और यहां आएगा डेल्टा L² अपॉन L², नीचे वाले L मिलके ये I, ये YAL अपॉन 2, और अब इसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखो डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी तुम्हें दिख रही है बेटा यहां पर बनी हुई इस डब्बे में, ये क्वांटिटी तुम्हें चीख चीख कर कह रही है मैं तो फाइनल स्ट्रेन हूं।
और फाइनल स्ट्रेन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो अल्टीमेटली फाइनल स्ट्रेन का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ये फाइनल स्ट्रेन का स्क्वायर लिखा हुआ है तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनाया वो बनाया y/2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, और ये है a इंटू एल। अरे किसी वायर का एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई करा दो तो असल में वो क्या चीज बन जाएगी, लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम बन जाते। तो ये वॉल्यूम, अच्छा सा ये फॉर्मूला बन गया। अब ये किसका फॉर्मूला था, तुम ध्यान करो, तो ये U टोटल का फॉर्मूला था। मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो आप यही आंसर करोगे जो लिखा है, लेकिन पेपर में जो पूछा जाएगा ना आपसे, वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी एनर्जी डेंसिटी। क्या पूछी जाएगी बेटा, एनर्जी डेंसिटी। जो एनर्जी डेंसिटी आपसे पूछी जाएगी उस एनर्जी डेंसिटी का मतलब होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय बच्चा वॉल्यूम। अब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम तो मेरे साथ पास फॉर्मूले में ही है, बस नीचे ही तो भेजना है, नीचे भेज दो उसे, तो बन गया U बार, ऐसे करके लिख देते। और ये फॉर्मूला बन गया 1/2 यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला तैयार कर दिया आपने तो, हाँ हो गया। कुछ और भी बातें, मुझे स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा। क्यों स्ट्रेस के साथ इतना अन्याय किया गया कि इस फॉर्मूले में उसे नहीं लाया गया? क्या पाप किए थे स्ट्रेस ने? कोई पाप नहीं किए थे। यंग मॉडुलस की बातें कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा यंग मॉडुलस की जगह? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा होता है, तो बस यंग मॉडुलस की वैल्यू डाल दो यार। U बार पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या बन के आएगी, हाफ ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और बगल में क्या लिखा हुआ है बेटा, स्ट्रेन का स्क्वायर। देखें स्ट्रेन और स्ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप अब अपना शुद्ध सात्विक फाइनल फॉर्मूला जो पाएंगे वो पाएंगे 1/2 टाइम्स स्ट्रेस टाइम्स स्ट्रेन। ये जो फाइनल इक्वेशन निकली ना, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला आपके पेपर में डेरिवेशन में पूछा जाता है जी जान से, हर स्कूल में ये भी फॉर्मूला है, तो एक ही चीज है, ये पूछी जाती है। टोटल एनर्जी कितनी है नहीं पूछी जाती, ये पूछा जाता है। तो एक्चुअली हम निकालते हैं टोटल एनर्जी है, वॉल्यूम से डिवाइड मार देते हैं, बात बन जाती है। दिस इज व्हाट इट इज, ये फाइनल है। ये डेरिवेशन इलास्टिसिटी से आपके पेपर में 110% तय है कि पेपर में आएगी, इसलिए पूरी डेरिवेशन को एक बार गो थ्रू करो। जो तरीका सिखाया छोटा है, सरल है, आसान है, याद रखने वाला है, फॉलो करते रहिए, तभी बात बनेगी, पेपर तभी तो अच्छा होगा भाई। चलो आज के काम को खत्म करते हैं। इलास्टिसिटी आधा खत्म हो चुका है, एक टॉपिक बचता है, और वो टॉपिक थर्मल स्ट्रेस का है। तो थोड़ा बहुत थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल स्ट्रेस, दो चीजें आपको अगले लेक्चर में पढ़ाकर इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, फ्लूइड में आ जाएंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। हमें देखिए पूरे साल आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उस फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं, वो करेंगे आप कैसे, हमारे साथ। जो कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं उन्हें अच्छा कर लीजिए, जो बने ही नहीं है उन्हें सुपर डेवलप कर लीजिए। आरटी एकेडमी पर मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर्स के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।